हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आपके जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस में है उसका डिटेल से अपनी स्टडी करते हैं और कोशिश करेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आसान भाषा में समझें। इससे आपकी परीक्षा में जो क्वेश्चन आएंगे वो तो ठीक होंगे ही, साथ में आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी आएगी। तो सबसे पहले सिलेबस को लिख लेते हैं। आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है, इस सिलेबस के मुख्य रूप से 5 पार्ट हैं आपके। पहला पार्ट है जिसमें आपको रसायन विज्ञान, इसको केमिस्ट्री बोलते हैं। दूसरा पार्ट है फिजिक्स का। तीसरा पार्ट है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, फिजिक्स भौतिकी, रसायन विज्ञान। दो पार्ट और आपके। एक पार्ट है इसको बायोलॉजी से समझ लेंगे, जीव विज्ञान से, जिसमें आहार आ जाएगा, पोषण आ जाएगा, रोग आ जाएंगे। और एक आपके अप्लाइड है जिसको आप टेक्नोलॉजी से समझ लें। इसमें क्लोनिंग के बारे में, आप स्टेम सेल्स के बारे में, मतलब जो अप्लाइड पोर्शन होता है, अनुप्रयोगात्मक, जिसको विज्ञान बोलते हैं। कुल मिला के आपके टोटल 5 पार्ट हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। क्लियर? और 25 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो मैं मोटा मोटा ये कह सकता हूँ कि प्रत्येक पार्ट जो है वो 4 से 5 क्वेश्चन कैरी करेगा। ठीक है, क्योंकि 25 क्वेश्चन आने, 5 भाग हैं, तो 4 से 5 क्वेश्चन एक पार्ट से आएंगे। तो जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो सोच रहे हैं कि बहुत सारी डेरिवेशन आने वाली हैं, बहुत सारे हार्ड टर्मिनोलॉजीज आने वाली हैं, तो ऐसा नहीं है। ये पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये जो 15 नंबर का जो सेक्शन है जिसमें 15 क्वेश्चन आएंगे, ये आप आसानी से कर सकते हैं, चाहे आप बीट साइंस और चाहे आप आर्ट्स किसी भी सब्जेक्ट के हैं। आज की क्लास का जो मुख्य बिंदु रहेगा वो रहेगा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। नेक्स्ट मैराथन में टेक्नोलॉजी लेंगे, उससे नेक्स्ट में फिर बायोलॉजी ले लेंगे। तो ये 45 नंबर के आसपास का टारगेट लेके चलेंगे कि इसमें से आपके 40 नंबर आए। तो साइंस के स्टूडेंट हैं, उन्होंने अगर तैयारी कर रखी है तो इस क्लास को देखने का कोई खास उनका फ़ायदा नहीं है। जिनको नहीं आ रहा वो देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं पर्यावरण और जो पारिस्थितिकी, इसके सिलेबस को क्या क्या लिखा हुआ सिलेबस में। तो लिखते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वैसे तो देखो बहुत बड़ा सेक्शन है, पर मुख्य रूप से आपके सिलेबस में 4 बिंदु लिखे हुए हैं जिन पर चर्चा करनी है या जिनको आने वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे। पहला लिखा हुआ है जैविक और अजैविक घटक, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर। तो इसको ऐसे डिवाइड करते, देखिए सिलेबस को ऐसा बता देता हूं। जैविक और अजैविक घटक, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। और ये बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर किस किस के देखेंगे? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। ठीक, पहला सिलेबस का बिंदु है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर। इसमें स्थल मंडल देखेंगे, जल मंडल देखेंगे और वायुमंडल देखेंगे। अगला जो बिंदु लिखा हुआ सिलेबस में लिखा हुआ पारिस्थितिकी तंत्र,
की स्ट्रक्चर क्या है। तो दूसरा सिलेबस का बिंदु है पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना। संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। तीसरा बिंदु लिखा हुआ खाद्य जाल एवं खाद्य श्रृंखला। खाद्य जाल एवं खाद्य श्रृंखला। और चौथा बिंदु आपके लिखा हुआ नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र। फूड नेट एंड फूड वेव, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर ऑफ। यहाँ पे 3 आपको मंडल दिए हुए, स्थल मंडल, जल मंडल एंड वायुमंडल। बात समझ में आ गया। इसका मतलब ये है कि आपका जो सिलेबस है, इस सिलेबस को इन्होंने बहुत छोटे से पार्ट में लिखा है कि आपको केवल ये 4 पॉइंट पढ़ने हैं। और अगर इसके क्वेश्चन की बात करें तो इसका मतलब इससे 4 या 5 क्वेश्चन आपके आएंगे, मतलब टोटल 15 नंबर का आने वाला है, जिसमें से एक क्वेश्चन नाइट्रोजन साइकिल का पक्का आएगा, एक इससे आएगा, एक इससे आएगा और एक इससे आ जाएगा। मतलब फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स सिलेबस इन्होंने लिखा है। ठीक है। शुरुआत करने से पहले 3 टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेंगी आपको। यहाँ से बेसिक से शुरू करते हैं, ये पढ़ेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये। पहले 3 शब्दों को समझ लीजिए। पहला शब्द है पर्यावरण, दूसरा शब्द है पारिस्थितिकी और तीसरा शब्द है पारिस्थितिकी तंत्र। ये फ्रीक्वेंट यूज होने वाले शब्द हैं। तो सबसे पहला शब्द क्या होगा? पर्यावरण। दूसरा शब्द है पारिस्थितिकी, और तीसरा पारिस्थितिकी तंत्र। तंत्र, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, ये 3 टर्मिनोलॉजी हैं। पर्यावरण का तो बहुत बेसिक है कि आपके चारों ओर, हमारे चारों ओर जो गैसियस आवरण है, जो गैसों का आवरण है, वो पर्यावरण है। परी प्लस आवरण ना, चारों ओर जो गैसियस आवरण है, इसको पर्यावरण कहा जाता है। इन्वायरमेंट, जो इन्वायरन सबसे, जो फ्रेंच सबसे बना है, इसका मतलब घेरा होता है। ठीक है। अब ये किसके चारों ओर होगा? पृथ्वी के चारों ओर। किसका? वायु का घेरा, बहुत सारी गैसों का घेरा। अब ये गैस क्या होते हैं, पवन क्या होता है, वायु क्या होता है, ये भी आगे देखेंगे, थोड़ा थोड़ा चलते। फिर होता पारिस्थितिकी, और फिर होता पारिस्थितिकी तंत्र। इसको बोलते इकोलॉजी। इकोलॉजी ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, इकोश और लोगोश। लॉजी जहां भी लास्ट में लगता है उसका मतलब होता है स्टडी किसी चीज का, बायोलॉजी, इकोलॉजी। तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी, पढ़ाई। ये बोल सकते हैं कि जो भी जैविक घटक हैं, अब ये जैविक घटक क्या होंगे? इसका मतलब होता है कि वनस्पति, जीव जंतु, इनका आपसी जो रिलेशन है, पौधों का जंतुओं के साथ में, जंतुओं का आपसी एक दूसरे से जो संबंध है, साथ ही साथ में इनका संबंध पर्यावरण से। मैं ये बोल दूं देसी भाषा में कि एक व्यक्ति का जो भी बायोटिक फैक्टर है, जिसमें प्लांट आ गए, एनिमल आ गए, दूसरे जीव आ गए, मानव आ गया, इनका आपसी सारा संबंध, और वो संबंध पर्यावरण के साथ में।
इसकी जो स्टडी होती है वो पारिस्थितिकी कहलाता है। बात समझ में आ गया? वो छोटा बच्चा पूछे पारिस्थितिकी क्या है, तो आप बताना कि देखो सारे लोग जो रहते हैं वो क्रियाएं करते हैं। कोई व्यक्ति पानी पीता है, पशु रखता है, पशु चरता है, उसका घास के साथ संबंध हो गया, पशु का आदमी के साथ में संबंध हो गया, आदमी का आदमी के साथ में संबंध हो गया, फिर इनका पर्यावरण के साथ में क्या संबंध जुड़ा हुआ है, इन सारा सिस्टम को जो पढ़ाई करता है, स्टडी करता है, उसे बोलते हैं इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। लॉजी का मतलब स्टडी करना, किसका? आपसी जीवों का आपस में और उसका पर्यावरण के साथ में। नाउ मूव टू नेक्स्ट, व्हाट इज इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम क्या होता है? देखो इसके लास्ट में तंत्र जुड़ा हुआ है, सिस्टम। इसका मतलब सारे के सारे जो घटक हैं, बायोटिक और एबायोटिक जो फैक्टर हैं, ये आपस में एक जिस तंत्र के तहत चलते हैं। इकोसिस्टम पानी की बूंद से लेके और समुद्र तक का हो सकता है, क्योंकि तो सिस्टम चलता है। इस कमरे का भी एक सिस्टम है, इकोसिस्टम है। इसमें बायोटिक फैक्टर भी है, एबायोटिक फैक्टर भी है। तो इनका आपसी जो इंटरेक्शन है वो एक सिस्टम है। ठीक। पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है वो एजिटेंसले ने दिया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया? एजिटेंसले। और जो पारिस्थितिकी शब्द है वो दिया अर्नेस्ट हेक्कल ने। एक मिनट में वापस दोहरा देता हूं। पर्यावरण का मतलब होता है पृथ्वी के चारों जो गैसीय आवरण होता है उसे पर्यावरण कहा जाता है। पारिस्थितिकी क्या होता है? इकोलॉजी क्या होता है? जो स्टडी होता है इसका, इसे इकोलॉजी कहा जाता है। और जो सिस्टम होता है एक पानी की बूंद से लगा के और विशाल समुद्र तक, ये सारा का सारा इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम शब्द पूछे तो सिस्टम आपको टेंशन दे देगा, तो ये टेंस ले। और ये हेक्कल, ये आपको हेक कर देगा सब्जेक्ट। हेक करना हेक्कल, और टेंशन देना सिस्टम, तो सिस्टम टेंस ले और हेक करना अर्नेस्ट हेक्कल। क्लियर? अब आगे थोड़ा सा मूव करते हैं। मूव ये करेंगे कि सब्जेक्ट अपन को जो देखना है वो देखना है ये पर्यावरण। इसके बाद में चलेंगे इको सिस्टम की तरफ। ऐसे सबसे पहले देखेंगे पर्यावरण के घटक क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंट के। धीरे धीरे एक एक चीज़ों को से कवर करते चलेंगे ताकि आपके टेंशन नहीं आए। ये स्लाइड आपके समझ में आ गई होगी। 3 शब्द आपको मैंने समझा दिए। बाकी तो आप RS या आगे तैयारी करेंगे तब आपको और क्लियरिटी आ जाएगी, पर अभी के लिए इतना आप समझ लिए होंगे। अब बात करते हैं पर्यावरण की। एक्चुअली पर्यावरण, पर्यावरण की 2 चीजें अपन पढ़ेंगे। ये आसान करने के लिए, ये कोई यूनिवर्सल मेथड नहीं जिसको अपन लगा रहे हैं, केवल आपको आसान करने के लिए कि अच्छा ऐसा होता होगा। तो अब पर्यावरण में 2 प्रकार की चीज़ों के बारे में पढ़ाई करेंगे। एक पढ़ेंगे इसके घटक, कंपोनेंट, और एक देखो इसका कंपोजिशन, संगठन, या फिर इसको बोल सकते हैं इसके भाग जो आपको पढ़ने हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक होते हैं जैविक घटक जिनमें जीवन होता है। तीसरी क्लास की किताब में अपने पढ़ा था सजीव और निर्जीव। जिनमें जीवन होता है वो जैविक कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। जिनमें जीवन नहीं होता है वो निर्जीव कहलाते हैं, अजैविक कहलाते हैं। इधर पढ़ेंगे जैविक घटक और इधर पढ़ेंगे अजैविक घटक। इस भाग को एक डायग्राम से अपन शो कर देते हैं। देखिए ये वाला, फिर ये वाला से, फिर ये वाला। ठीक, इधर थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ये बीच का पार्ट हो गया। देखिए वायुमंडल, फिर एक होता है
जल मंडल, एक होता है जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, स्थल मंडल, जिसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, स्थल मंडल। और इन सब का कंपोजिशन क्या कहलाएगा, जैव मंडल। ये जैव मंडल है, बायोस्फीयर, जैव मंडल। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो भी ये कोई काम का नहीं है भी परीक्षा के लिए। जैव मंडल, इसका मतलब क्या क्या पढ़ना होगा अपन को। सबसे पहले अपन अगर इन्वायरमेंट शुरू कर रहे हैं तो ये देखने वाले हैं कि पर्यावरण में क्या क्या पढ़ेंगे, ये टॉपिक अलग अलग है। फिर पारिस्थितिकी में क्या पढ़ेंगे, पर्यावरण में इसके जैविक घटक और अजैविक घटक देखेंगे। उसके बाद में वायुमंडल के बारे में देखेंगे, उसके बाद में जलमंडल के बारे में, उसके बाद में स्थल मंडल के बारे में, और जैव मंडल तो जिसमें अपन रहते हैं, जिसको आप बायोस्फीयर बोलते हो। संपूर्ण पृथ्वी एक बायोस्फीयर है। ठीक, ठीक ऐसे ही अब देखिए सिलेबस में क्या लिखा हुआ, वापस आइए। जैविक और अजैविक घटक किस किस के, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के। तो ये वाला टॉपिक अपन कवर करेंगे। अब आते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसका मतलब अपने कहा कि साहब जैविक और अजैविक घटक देखेंगे किसके, पर्यावरण के, और इसके तीनों पार्ट देखेंगे, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। नाउ पारिस्थितिकी तंत्र और उसकी संरचना। तो दूसरा जो टॉपिक होगा होगा पारिस्थितिकी तंत्र। ये हो गया पर्यावरण का, अब होगा पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें आपके सिलेबस में इसकी संरचना लिखी हुई है, पर इतने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा आगे जाके देखना पड़ेगा कि साहब पारिस्थितिक तंत्र में क्या पढ़ेंगे। पारिस्थितिक तंत्र में इसकी वही दो तो अपन घटक देखेंगे, कौन कौन से, जैविक घटक और अजैविक घटक। सेम ही होंगे घटक, पर यहाँ पे थोड़ा सा डीप में जाके, जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। एक बात तो हो गई, ये जो है यहाँ पे अपन को पढ़नी है। अब जैविक घटक में क्या क्या देखेंगे, यहाँ पे तीन चीजें। आपने कभी पढ़ा होगा साहब, उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, अपघटक होते हैं। तो जैविक घटकों में तीन चीज देखेंगे, एक उत्पादक, एक देखेंगे उपभोक्ता, एक देखेंगे अपघटक। सारी टर्मिनोलॉजी आपके समझ में आ जाएंगी। और अजैविक घटक में कोई मृदा देखेंगे, ऊर्जा देखेंगे, जल देखेंगे, वायु देखेंगे, इस प्रकार के। ये इसका जैसे कंपोजिशन देखा तो अगली हेडिंग डालेंगे, वो डालेंगे पारिस्थितिकी तंत्र का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। यहां से क्वेश्चन आएगा, ये ही आपका कंप्लीट टॉपिक मान लो। तो फंक्शंस, कार्य किसके, पारिस्थितिकी तंत्र के। बहुत सारे कार्य होते हैं, इन कार्यों से क्वेश्चन आएगा। पहला यहां पे देखेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी, ऊर्जा प्रवाह। ठीक है। दूसरा इसमें देखेंगे खाद्य जाल व खाद्य श्रृंखला, जो आपके परीक्षा टॉपिक लिखा हुआ है। तो दूसरा यहां पे देखेंगे खाद्य जाल एवं फिर देखेंगे ऊर्जा के पिरामिड्स, या ऊर्जा नहीं सीधा पिरामिड्स। फिर देखेंगे जैव संचय, एक्यूमुलेशन एंड मैग्निफिकेशन एवं जैव आवर्धन। एक इसमें देखेंगे अपन नाइट्रोजन चक्र, इतना ही देखेंगे। इससे सारे टॉपिक आपके कवर हो गए, बात समझ में आ गई। क्या क्या टॉपिक कवर हुआ इसमें, फ्लो ऑफ एनर्जी देख लेंगे,
ऐसे टॉपिक और भी बचते हैं इसमें। इसमें उत्पादकता बचता है, फिर सक्सेशन बचता है, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन बचता है कि किस प्रकार से कमेंसलिज्म क्या होता है, अमेंसलिज्म क्या होता है, कई सारी चीज़ें, पर यहाँ पे उतना जाके नहीं देखने वाले हैं अपन। ये पूरा हो गया, इसका मतलब आपका सिलेबस में ये पॉइंट कवर कर लिए जाएं तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। ठीक, समझ में आ गया? तो क्या क्या सीखा अभी ये देख लिया कि सबसे पहले इन्वायरमेंट के बारे में, उसके बाद में इकोलॉजी के बारे में। इकोलॉजी में ही सारे टॉपिक आ जाएंगे एक साथ, जिसमें खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला आ गया, पिरामिड आ गया, एनर्जी फ्लो आ गया, जैव संचयन, जैव आवर्धन आ गया, नाइट्रोजन का चक्कर आ गया। सिलेबस के सारे बिंदु आ गए यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब आपको कोई पूछेगी ये टॉपिक, तो आप कहना कि जो पारिस्थितिकी है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? आप बोलना कि जैविक और अजैविक घटकों का जो एक सिस्टम है उसे इकोसिस्टम कहा जाता है। इस इकोसिस्टम के दो प्रकार के घटक होते हैं, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। जैविक घटक में क्या पढ़ेंगे? उत्पादक पढ़ेंगे, उपभोक्ता पढ़ेंगे और अपघटक पढ़ेंगे। अजैविक घटक में क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं एनर्जी, ऊर्जा के बारे में पढ़ सकते हैं, इसके अलावा मृदा के बारे में पढ़ सकते हैं, इसके अलावा वायु के बारे में पढ़ सकते हैं, इसके अलावा जल के बारे में, जिनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, सबसे पहले बात करेंगे, अब आपका टॉपिक शुरू होगा इन्वायरमेंट। ठीक है, पर्यावरण। पर्यावरण देखिए, वापस सिलेबस का देख लिया आपने, समझ में आ गया? सबसे पहले पर्यावरण समझा, उसके बाद में पारिस्थितिकी समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीधा पारिस्थितिकी तंत्र लिखा हुआ है। तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र दो टॉपिक अपन को कवर करने हैं। अब पर्यावरण की हेडिंग लगाते हैं। पर्यावरण जो बताऊं वो क्वेश्चन आएगा, उसके अलावा आपको ज़्यादा नहीं करना है। पर्यावरण जो बताऊं उसको लिख लीजिएगा। पर्यावरण देखो, पर्यावरण जो शब्द है, वर्ड है, ये फ्रेंच शब्द है। एक फ्रेंच वर्ड है ENVIRON, इन्वायरन, जिसका मतलब होता है घेरना। तो पर्यावरण है क्या, देख बेसिकली अभी आपको ये बात बच्चों वाली लगेगी, पर एक मिनट के लिए। पर्यावरण गैसीय आवरण है, आवरण, ये इंग्लिश में लिखा जाता है ENVIRON और फिर MENT। पर ये जो शब्द है फ्रेंच वर्ड है, कौन सा? ENVIRON। तो क्वेश्चन कभी पूछ ले परीक्षा में कि जो इन्वायरमेंट है, ये शब्द कौन सी भाषा का है, तो ये फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच, और इसका मतलब होता है घेरा। ये ध्यान रखना। एक बार RS प्रीलिम्स में पूछ लिया था कि जो नैनो शब्द है, इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है, मतलब ड्वार्फ, बोलना। ठीक है, तो ठीक ऐसे ये पूछ सकता है कि जो पर्यावरण है गैसीय आवरण है, और इन्वायरमेंट शब्द से बना होता है, इसका मतलब होता है घेरा। बात समझ में आ गया? इसमें क्या क्या सम्मिलित होता है, तो इन्वायरमेंट में क्या क्या सम्मिलित होता है थोड़ी देर पहले बताया था। क्या क्या सम्मिलित होगा इसमें? इसमें स्थलमंडल आएगा, सबसे पहले अपन वायुमंडल की बात करेंगे इसमें, उसके बाद में स्थलमंडल की बात करेंगे, और लास्ट में जलमंडल की बात करेंगे। इन सब का 1 बाय 1 स्टडी करते हैं अपन। बात समझ में आ गया? तो कितने कंपोजिशन अपन इसमें पढ़ लेंगे? 2 कंपोजिशन, एक वायुमंडल के बारे में, स्थलमंडल के बारे में, और जलमंडल के बारे में। इसके बाद में इसके घटक आते हैं, जो कि थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस कर लिया। एक होते हैं अजैविक घटक, एक होते हैं जैविक घटक। अब मूव अपन करेंगे, वो करेंगे वायुमंडल की तरफ, और वायुमंडल में 2 चीजें देखेंगे, एक इसका देखेंगे संगठन और एक देखेंगे इसकी संरचना। तो पर्यावरण, पर्यावरण का ये शब्द आपको समझ में आ गया। अब अपन वायुमंडल के बारे में स्टडी करेंगे, जहां से आपके क्वेश्चन परीक्षा में आएगा। क्लियर हो गया यहां तक? इसके 3 तो पार्ट हो गए, 2 घटक हो गए। 2 घटक कौन कौन से बताओ? बायोटिक और एबायोटिक, जैविक और अजैविक। अब बात करते हैं वायुमंडल के बारे में। हेडिंग लगाओ वायुमंडल। बहुत ध्यान से इसको समझना है। वायुमंडल, वायुमंडल का बेसिक तो आपको पता है कि साहब वायु का मंडल वायुमंडल कहलाता है।
इंग्लिश में इसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वायु का घेरा। पर ये दो चीजों को बेसिकली समाये हुए है, एक इसका संगठन और दूसरा इसकी संरचना। तो अगर वायुमंडल को समझना है तो दो चीजें समझनी पड़ेंगी। एक, वायुमंडल का संगठन क्या है, और एक वायुमंडल का स्ट्रक्चर, संरचना। क्लियर हो गया? वायुमंडल का जो संगठन है उसमें गैसों के बारे में स्टडी करना है अपन को, और वायुमंडल की जो संरचना इसमें इसकी जो परत है जिसमें क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, बहिर्मंडल है, इसके बारे में स्टडी करना है। बात समझ में आ गया? तो ये होता है कंपोजिशन, जिसमें गैसों के बारे में। हालांकि एक बात मैं क्लियर कर दूं भी कि वायुमंडल में संगठन केवल गैस ही नहीं है, ठोस, द्रव, गैस तीनों मिलके वायुमंडल बनता है। गैस तो हो ही गई, ठोस क्या हो गया, धूल के कण, और जलवाष्प क्या हो गया, लिक्विड द्रव हो गया। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। तो वायुमंडल चीजें, संगठन और संरचना स्टडी करेंगे, संगठन में गैसों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। क्लियर हो गया? देखिए, आपको पता है कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं गैसों का जो कंसंट्रेशन वो कम होता जाता है। आप जैसे ही 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 99% जो द्रव्यमान है गैसेस का वो वहां तक कंसंट्रेटेड है। मतलब एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो ओबियस सी बात है गैसेस तो मिलेंगी, पर 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक जब जाएंगे तो 99% तक गैसों का कंसंट्रेशन जो 32 किलोमीटर तक की है, इसका मतलब जितना ऊपर जाए जाएंगे फिर केवल 1% गैसों का कंसंट्रेशन है। तो कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि गैसियस कंसंट्रेशन किस ऊंचाई तक है, तो आप क्या बता देंगे? 32 किलोमीटर तक गैस ये कंसंट्रेशन है। कितना? 99%। बात समझ में आ गई? स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। फिर एक दो चीजें और समझ लेते हैं। देखिए, संगठन में तीन चीजें अपन पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे गैस के बारे में, एक पढ़ेंगे जलवाष्प के बारे में, एक पढ़ेंगे धूल के कणों के बारे में। ठीक। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता दूं मैं, ये फटाफट फैक्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़े ही होंगे। पवन क्या होती है? एक वायु, एक पवन और एक सहवन क्रियाएं, मतलब सहवनी धाराएं बोल सकते हो आप। वायु, और इसमें दो चीजें, एक क्या होता है पवन, और एक क्या होता है कन्वेंशनल सहवनी धारा। वायु, वायु का जब इस प्रकार से संचरण होता है, क्षैतिज संचरण, तो उसे क्या बोला जाता है? पवन। और वायु का जब ऊर्ध्वाधर इस प्रकार खड़ा संचरण होता है तो इसे क्या बोला जाता है? कन्वेंशनल, या फिर सहवनी, क्या बोलते हैं, सहवनी धारा। जैसे अपन देखा होगा कि साहब इक्वेटर से ऊपरी तरफ जाते हैं तो वहां पे सीधी सहवनी धाराएं ऊपर तक जाती हैं। ये कोई खास, इतना कोई खास पॉइंट नहीं है जो आपको पढ़ लेना, पर इतना याद रख लेना कि साहब संगठन में गैस आएगा, धूल के कण आएंगे और जलवाष्प आएगा। इसका मतलब अगर कभी परीक्षा में ये पूछ ले आपसे कि वायुमंडल जो है इसका संगठन केवल गैसों से बना होता, तो गलत हो गया स्टेटमेंट। गैस भी है, धूल के कण भी, और जलवाष्प भी है। तो ये बोला जा सकता है कि वायुमंडल के संगठन में ठोस, द्रव और गैस तीनों का कंपोजिशन पाया जाता है। एक फैक्ट ये हो गया। दूसरा फैक्ट, जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, तापमान तो कम होता ही होता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है, पर यह कमी लास्ट तक नहीं आती है। यह कमी केवल और केवल क्षोभ मंडल में आती है। आगे बताऊंगा मैं आपको, अभी जब पढ़ते पढ़ाएंगे तब। 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते जाते 99% तक गैसों का कंसंट्रेशन पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि कौन सी गैस वायुमंडल में कितने परसेंट पाई जाती है, आपके जूनियर अकाउंटेंट के लिए। ये बेसिक बात हो गई। अब बात करते हैं कि वायुमंडल में जो गैसों का जो कंसंट्रेशन है, परसेंटेज है, वो कितना कितना है।
देखिए, दो प्रकार की गैसें वापस वायुमंडल में होती हैं। एक होती हैं सामान्य जो स्थायी गैसें होती है वो, और एक होती है अस्थायी। जैसे जलवाष्प एक अस्थायी गैस मान सकते हैं आप वायुमंडल में। सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसका है? नाइट्रोजन का। परीक्षा के लिए याद रखना है। उसके बाद में किसका है? ऑक्सीजन। उसके बाद में किसका है? आर्गन का। उसके बाद में किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। उसके बाद में किसका है? नियोन। उसके बाद में किसका है? हीलियम। उसके बाद में किसका है? क्रिप्टॉन। उसके बाद में किसका है? जिनोन। उसके बाद में किसका है? इतना ठीक, हाइड्रोजन आएगा आगे। तो नाइट्रोजन कितना % पाया जाता है? आपने ये पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन लगभग कितना पाया जाएगा? 78%। परीक्षा में क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन कितना % नाइट्रोजन पाया जाता है? 78%। नाइट्रोजन साइकिल भी आगे है। उसके बाद में ऑक्सीजन कितना % पाया जाएगा? 20.95। अगर 21 आता तो भी करके आ सकते हैं, और 20 आता तो भी। सबसे ज्यादा ये है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में सीक्वेंस से लगाना है। A, C और N, ये 5 याद रखने हैं। ये देखो, हर व्यक्ति को पता है, हर बच्चे को पता है कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, उसके बाद में ऑक्सीजन पाई जाती है। सबसे ज़्यादा संकट आता है इनको याद करने में। तो ऐसे याद कर लो कि तीसरे नंबर पर तीसरी पाई जाएगी। जैसे ऐसे देखो, तीसरे नंबर ऐसे लिखते हैं, और आर्गन भी ऐसे लिखते हैं। तो आर्गन तीसरे नंबर पे पाई जाती है। कितना % है आर्गन का? 0.9 है क्या? 0.9। एक और लगा लेते हैं। इसका मतलब ये है कि आर्गन कौन से नंबर पे है? 3rd नंबर पे। कितना % पाया जाता है? 0.93। इसके बाद में चौथा नंबर किसका आता है? CO2 का आता है। और CO2 की मात्रा कितनी पाई जाती है? 0.036%। भाई ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर आपको परीक्षा में 0.04% दे दे तो भी आप इसको करके आएंगे, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन जो है, इसकी मात्रा जो है वो बढ़ रही है वर्तमान में जीवाश्म ईंधन के जलने की वजह से। उसके बाद में नंबर आता है नियोन का। नियोन जो है वो पाई जाती है 0.002%। क्या इन सबको इनके परसेंटेज याद रखने हैं क्या? देखो, जरूरत तो नहीं है। एनसीईआरटी में एक बड़ी सारणी दी हुई है, पर आप इतना इनका 4 का तो जरूर याद, 5 का तो जरूर याद रखेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक। नाइट्रोजन जो है वो निष्क्रिय गैस बोल सकते हैं इसे। एक एक सेंस में अक्रिय गैस भी बोला जा सकता है, पर हाँ अभी आप समझेंगे कि नाइट्रोजन निष्क्रिय गैस है। जैसे आप चिप्स वगैरह की जो थैली, जो पैकेट लेके आते हैं, उसमें नाइट्रोजन भरी होती है, क्योंकि वो निष्क्रिय है, तो अन्य क्रिया करके आपके फूड को खराब नहीं करता है। और सबसे ज़्यादा निष्क्रिय गैस जो वायुमंडल में पाई जाती है उसका नाम है आर्गन, क्योंकि आर्गन एक निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस है, निष्क्रिय नहीं, अक्रिय गैस है। और उसके बाद में CO2, उसके बाद में नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन और जिनोन, ये गैसों का क्रम है। तो ये आपको इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे इसको आप याद कर सकते हैं, पर परीक्षा के लिए बहुत काम का ये आएगा। ठीक। दो गैसेस के बारे में इसमें चर्चा की जा सकती है। एक का नाम आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा ओजोन के बारे में। ये दोनों गैसेस है। बहुत मोटा मोटा फैक्ट के तौर पे आपके करवा रहे हैं, अदरवाइज तो ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी बहुत लंबा सेक्शन है। ये चार्ट तो याद रखना ही है। कैसे याद रखेंगे? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये दो तो याद है। फिर इनमें कंफ्यूज होता तो इनको अल्फाबेट के हिसाब से याद कर लो। अंग्रेजी में सबसे पहले A आएगा, A के बाद में C आएगा, और C के बाद में N आएगा। ACN। A फॉर आर्गन, याद हो गया। C फॉर CO2, और N फॉर नियोन, याद रहेगा। ठीक। अच्छा, कहाँ से पढ़ा रहे हैं?
एनसीईआरटी में जो जो फैक्ट लिखे हैं उनको निकाल के उनको याद कर रहे हैं। यस। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करेंगे एक CO2 गैस के बारे में। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है साहब, ये ग्रीन हाउस गैस है जिसके लिए उत्तरदायी है। अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा तो मैं थोड़ा सा इसका एक फैक्ट बता दूं CO2 के बारे में। साहब, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी है। क्या होता है ग्रीन हाउस? तो मैं ये बता दूं कि अभी के लिए वैसे समझना नहीं है, पर ग्रीन हाउस को आप इतना समझ सकते हैं कि जो सूर्य आपकी पृथ्वी है यहाँ पे सौर विकिरण आती है, सूर्य से आने वाली विकिरण, और फिर पृथ्वी के पास आकर और फिर एल्बिडो का मतलब जितनी आएगी वापस जाएगी। तो जब वापस जाती है इसको पार्थिव विकिरण बोलते हैं। ये शॉर्ट वेव्स होती हैं, ये लॉन्ग वेव्स होती हैं। तो यहां पे CO2 पाई जाती है, तो आने वाली के लिए शॉर्ट वेव्स को नहीं रोकती है। जब वापस जाती है तो उसको कुछ समय के लिए ट्रैप करके रख लेती है। इसलिए वायुमंडल जो है इसका तापमान में धीरे धीरे वृद्धि हो जाती है। इस वृद्धि होने का नाम ही ग्रीन हाउस प्रभाव है। एक सेंस में ग्रीन हाउस प्रभाव है वो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर ग्रीन हाउस प्रभाव इफेक्ट ग्रीन हाउस नहीं होगा तो फिर जितना आया उतना वापस चला गया, तो फिर अपनी पृथ्वी है वो गर्म नहीं रह पाएगी, ह्यूमन के रहने के लायक नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। वो भी सी बात है। इसलिए आप याद रखेंगे ग्रीन हाउस गैस CO2 है। और CO2 एकमात्र ऐसी गैस है जिसका जो मात्रा है ये बढ़ रही है। बाकी सारी गैसेस के जो आयतन है वो स्थिर है। CO2 का जो आयतन है ये आयतन लगातार बढ़ता जा रहा है। आयतन क्यों? क्योंकि जीवाश्म ईंधन जलने के कारण। परीक्षा में क्या क्वेश्चन आएगा? CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, CO2 वायुमंडल में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक पाई जाती है, CO2 की मात्रा में वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, इस प्रकार का कथन आए तो मैं वापस रिपीट कर दूं। CO2 का जो नंबर है वो 1 2 3 4, चौथे नंबर पर CO2 पाई जाती है। 0.003 मैंने आपको बता दिया, या फिर 4 दे तो भी ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि CO2 ग्रीन हाउस एक गैस है और इसके आयतन में वृद्धि हो रही है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन जो आप जलाते हैं चीज़ों को, इससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, आयतन में वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसकी मात्रा फिक्स नहीं है। अब बात करते हैं एक गैस है जिसका नाम है ओजोन। ये दो ही बताऊंगा अभी आपको मैं। ओजोन, देखिए आपने तो ये पढ़ा कि ओजोन एक परत का नाम है, ओजोन एक मंडल का नाम है। ओजोन एक पोल्यूटेंट भी है, ओजोन गैस है एक्चुअली। और 10 से लेके 50 किलोमीटर तक की आप ऊंचाई पे जाएंगे तो वहां पे ओबीसी बात है ओजोन का कंसंट्रेशन मिलेगा। ओजोन एक फिल्टर की तरह कार्य करती है। ये मैंने इन्वायरमेंट इकोलॉजी में एक अलग से RS के लिए क्लास ली, उसमें सारी डिटेल से बताया। यहाँ पे मैं अटक अटक के वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके परीक्षा के लिए भी काम की है। ओजोन एक फिल्टर की तरह कार्य करता है। इसका मतलब सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है उसको रोकने का कार्य करता है, याद रखना आपको। ठीक है, तो ओजोन से क्या क्वेश्चन आ सकता है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करता है। हालांकि आगे डिटेल में जाएंगे तो अल्ट्रावायलेट A, अल्ट्रावायलेट B, अल्ट्रावायलेट C होते हैं। A होते हैं इनको पृथ्वी तक आने दिया जाता है, B अल्ट्रावायलेट इनको 90% तक रोका जाता है, C को पूर्णतः बैन किया जाता है। ओजोन की जो मोटाई है वो डाब्सन यूनिट में मापी जाती है। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो गैस है जो ओजोन के लिए बहुत हानिकारक है, की गाली अमेंडमेंट इसके लिए हाल ही में मतलब 2016 में हुआ था। और वियना और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी इससे जुड़े हुए हैं, पर वो इतनी डिटेल में अभी जाएंगे नहीं। अब बात करते हैं जल वाष्प की। तो तीसरा देखेंगे जल वाष्प। कहाँ से पढ़ रहे हैं? 11th क्लास जो है उसकी ज्योग्राफी की NCERT चैप्टर नंबर 8 आप देखेंगे वहां से पढ़ रहे हैं। आजकल एग्जामिनर NCERT को आधार बनाकर क्वेश्चन बनाते हैं। नाउ मूव टू जल वाष्प। जल वाष्प, तो मान लो कभी परीक्षा में क्वेश्चन आए आपसे पूछे कि जलवाष्प क्या है, तो आप पहले तो ये बता देंगे कि साहब जलवाष्प है ये वायुमंडल के संगठन में गैसें हैं
जिनका परिवर्तन होता रहता है, जलवाष्प कम और ज्यादा होता रहता है। जो गर्म, आर्द्र और उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वहां पे जलवाष्प की मात्रा ज्यादा पाई जाती है और ध्रुवीय क्षेत्रों में जलवाष्प की मात्रा कम पाई जाती है। ये देखो एक आयरनी है, मतलब एक फैक्ट आपको गलत करवा सकता है परीक्षा में, कि जो यहाँ वाले जो क्षेत्र है यहाँ पे जलवाष्प की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी, ध्रुवों पर जलवाष्प की मात्रा कम पाई जाती है। आप सोचेंगे ध्रुवों पर तो बर्फ जमी होती है तो जलवाष्प होना चाहिए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि जब रेडिएशन, सूर्य की किरणें आएंगी, ताप बढ़ेगा तब वाष्पीकरण होगा तो जलवाष्प बनेगा, याद रखना। चलिए बहरहाल अभी देखते हैं इसको। तो जलवाष्प पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साहब जलवाष्प जो है इसकी मात्रा है वो स्थिर नहीं है। इसका मतलब जलवाष्प की मात्रा स्थिर नहीं है। ध्रुवीय क्षेत्र जो है, पोलर जो रीजन है, इसमें इसकी मात्रा 1% तक होती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है इनमें इसकी मात्रा 4% तक हो सकती है। इतना आपको याद रखना है। ये वोलेटाइल है, ये बदलता रहता है। अब बात करते हैं धूल के कणों की, ताकि ठोस, द्रव और गैस तीनों आ जाएं। धूल कण, बेसिकली जो धूल के कण है ये मेघ बीज कहलाते हैं। मेघ बीज, मेघ का मतलब बादल और बीज, ये आर्द्रता ग्राही कण है। इन कणों के आसपास जब, ऑब्वियस सी बात है कि जब वाष्पीकरण की क्रियाएं होती हैं तब इनके आसपास में आर्द्रता ग्राही कण है, तो बादल जो फॉर्मेशन होता है, वर्षा जो होती है, वर्षा के लिए धूल के कण जिम्मेदार हैं। क्या क्वेश्चन आ सकता है कि बादल निर्माण के लिए कौन से कण जिम्मेदार हैं, तो धूल के कण जिम्मेदार हैं। मेघ बीज किसे कहा जाता है, धूल के कणों को मेघ बीज कहा जाता है। ठीक है, ये आपके वायुमंडल का संगठन मैंने मोटा मोटी बताया है। वापस चलते हैं, देखिए वायुमंडल पे आए। वायुमंडल, वायुमंडल में क्या देखेंगे, इसका संगठन देखेंगे और संरचना देखेंगे। थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं मैं। दो तीन चीजें संगठन में, सबसे पहले एक टेबल याद रखना। टेबल, टेबल कौन सी, कि सबसे ज्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है। उसके बाद में CO2 के बारे में अगर क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद में ओजोन के बारे में कोई क्वेश्चन आए तो याद रखना, ये अल्ट्रावायलेट रेज काम रोकने का काम करती है। मोटाई डाबसन में मापी जाती है, डाबसन इसकी यूनिट है। और धूल कण, धूल कण, तो धूल के कणों के बारे में आप याद रखेंगे कि इनको मेघ बीज कहा जाता है, मेघ बीज। और बादल निर्माण और वर्षा में सहायक होते हैं ये। इसके बाद में आपको जल वाष्प पूछा जाए तो इसका एक फैक्ट याद रखना है कि ध्रुवीय जो क्षेत्र है वहां पे जलवाष्प की मात्रा कम पाई जाएगी, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जलवाष्प की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी। ये आपका संगठन मैंने बता दिया है। एनसीईआरटी में कुछ लाइन लिखी हुई थी उनको उठा के, क्योंकि क्वेश्चन तो भाई इसमें से एक आना है, तो एक आना तो वो मेरे हिसाब से तो स्टेबल से आना चाहिए। इस बार की संभावना मुझे ज्यादा लग रही है। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर, संरचना की। संरचना, संरचना में आपने क्षोभ मंडल का नाम सुना, आपने सप्ताह मंडल का नाम सुना, आपने मध्य मंडल का आपने नाम सुना, आपने बहिर्मंडल, आयन मंडल का नाम सुना, आपने बहिर्मंडल का नाम सुना आपने। तो संरचना में आप देखेंगे मंडल इसके। ठीक है, अब इंग्लिश में याद करना इनको आसान है और हिंदी में आपके याद है। जैसे इंग्लिश में उल्टे से चलेंगे, सबसे पहले टी आता है, उसके बाद में देखो एस आएगा। टी 20 नंबर पे, एस 19 नंबर पे, फिर एम, उसके बाद में आई और उसके बाद में ई। ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, आइनो, एक्सो। हिंदी में क्या बोलेंगे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये लीजिए साहब, इसका मतलब
1 2 3 4 5 मंडल देखेंगे और गैसों के बारे में देख लिया, वायुमंडल पूरा हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? चलते हैं नेक्स्ट। अब चलते हैं अपन मंडल की तरफ। तो संरचना फिर एक बार और रिवीजन कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्षोभ मंडल की। देखिए, क्षोभ मंडल को लेकर आप दो चीजें ध्यान रखेंगे। क्षोभ मंडल की जो, जैसे ये आप इसको पृथ्वी लें तो क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर तक पाई जाती है, 13 किलोमीटर तक। जो ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर की जो ऊंचाई है कहाँ तक पाया जाएगा? 13 किलोमीटर तक। भाई इसका मतलब ये है कि आप विषुवत रेखा पर और ध्रुवों पर, ये आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट, नहीं पढ़ा तो अभी याद करने की जरूरत नहीं है। विषुवत रेखा पर ये 18 किलोमीटर तक पाया जाता है और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक। क्योंकि जो कन्वेंशनल करंट है वो जितने ऊपर तक जाएंगी वही क्षोभ मंडल कहलाएगा, अगर बहुत देसी भाषा में बताऊं तो मैं आपको। तो इसका मतलब क्षोभ मंडल हो 13 किलोमीटर तक पाया जाएगा। अब एक फैक्ट यहां पे याद रखेंगे, ध्रुव और विषुवत रेखा और विषुवत रेखा, अगर मोटाई की बात करें इसकी, तो विषुवत रेखा पर इसकी मोटाई है वो 18 किलोमीटर तक होती है, कन्वेंशनल करंट जब जाएंगी 18 किलोमीटर तक। और ध्रुवों पर ये 8 किलोमीटर तक होता है, 8 किलोमीटर। पर आपको इतना आगे याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखने के साथ विषुवत रेखा पर थोड़ा सा ज़्यादा मोटा होता है और ध्रुव पर इसकी मोटाई कम तक पाई जाती है। और अगर ओवरऑल पूछे तो 13 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, ये यहाँ पे याद रखना। एक फैक्ट जो मैंने आपको बता दिया कि क्षोभ मंडल में जब नीचे से आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो तापमान में गिरावट होती है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। गिरावट और कितना होती है? आप 165 मीटर ऊपर जाएंगे तब 1 डिग्री सेंटीग्रेड, अरे ये सेंटीग्रेड का भी चक्कर, ये डिग्री में है। ये बोलते हैं कि इसके 99 डिग्री बुखार हो गया, वो डिग्री नहीं है, वो फारेनहाइट है। 100 डिग्री पर पानी उबल जाएगा और किसी के 99 डिग्री बुखार हो गया तो उबल जाएगा, वो डिग्री नहीं होता, वो फारेनहाइट होता है, याद रखना। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगली बात, सारी की सारी जो मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे बादलों का बनना, बादल, चक्रवात, मेघ गर्जन, मौसम परिवर्तन, जैविक क्रियाएं, कोहरा, ये सब क्षोभ मंडल में आते हैं। ये आपने भूगोल में पढ़ा हो, फटाफट कर लेते हैं। और क्या पूछ सकता है क्षोभ मंडल में? ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी आएगी, कितनी कमी आएगी, कमी बता दिया आपको। अब बात करते हैं क्षोभ सीमा की। क्षोभ सीमा क्षोभ मंडल से ठीक ऊपर पाई जाती है, तो दूसरा क्षोभ सीमा की बात कर लेते हैं। कि आप सोचेंगे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पर नहीं, ज्योग्राफी नहीं, इन्वायरमेंट में हिस्सा है। क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा के ऊपर समताप मंडल आएगा तो क्षोभ मंडल हो गया, फिर शोक सीमा आएगी। क्षोभ सीमा तक आते आते जो टेम्परेचर तापमान है वो लगभग 45 डिग्री तक, और इवन विषुवत रेखा पर तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान गिर जाता है। बात समझ में आ गया? इसके ऊपर फिर समताप मंडल शुरू होता है, समताप मंडल। तो समताप मंडल इसका नाम क्यों रखा गया है? इसका तापमान नियत रहता है। पर यह बात आंशिक रूप से सही है। समताप मंडल में पूरे में तापमान ठीक नहीं रहता है, स्थिर नहीं रहता है। सप्ताह मंडल में थोड़ी सी ऊंचाई तक जाएंगे, लगभग 4 किलोमीटर तक, तब तापमान नियत रहता है। उसके बाद में इसमें तापमान बढ़ने लग जाता है। इसका रीजन समझाता हूं अभी मैं आपको, पर दूसरा लिखिए क्षोभ मंडल के बाद में समताप मंडल। समताप मंडल। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना कि तापमान स्थिर, परंतु कुछ ऊंचाई पर तापमान
फिर बढ़ने लग जाएगा। देखो वहां पे घट रहा था, तो स्टेटमेंट है कि सौरमंडल में तापमान घटता है जबकि समतापमंडल में तापमान बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि साहब जो ओजोन गैस है, ओजोन गैस वो समताप मंडल, क्षोभ सीमा से ऊपर समताप, तो समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है और जब इसका निर्माण होता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा उत्पन्न होगी तो समताप मंडल में तापमान बढ़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। सभी ऊंचाइयों पर जाएंगे तो तापमान घटेगा, ये बात गलत है। अगली बात आप याद रख सकते हैं कि साहब इसमें बादलों का निर्माण है वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बादल निर्माण के लिए तापमान में गिरावट जरूरी है, जबकि यहाँ तो तापमान बढ़ रहा है। इंटरेस्टिंग बात है कि हवाई जहाज जो आपके उड़ाए जाते हैं उनके लिए ये मंडल अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई मौसमी घटना नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें तापमान है वो नियत रहता है। तापमान नियत रहेगा, ऊपर तो बढ़ने लग जाएगा, पर तापमान नियत रहने के कारण वायुयानों के लिए यहाँ पे उपयुक्त दशाएं बनती हैं। अगली बात इसमें अगर आप ये देख सकते हैं साहब, लगभग 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं अगले की, ये थोड़ा सा फटाफट कर लेते हैं, फिर अगर आपको इच्छा होगी तो डिटेल से वापस भी कर लेंगे कभी। मध्य मंडल, मेसोस्फीयर, मध्य मंडल, सौरमंडल देख लिया। क्या याद रखेंगे? ऊंचाई के साथ तापमान गिरेगा, कितना गिरेगा? 165 पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड गिर जाएगा। और जो मौसमी घटनाएं होती है, कोहरा आना, धुंध आना, मौसम की सारी घटनाएं एक सौरमंडल में होती है। इसके बाद में बात करते हैं मध्य मंडल की। तो मध्य मंडल है 80 किलोमीटर तक होगा, वो 50, वो हो गया 18 तक, फिर हो गया 50 तक। अब बात करते हैं 80, तो मध्य मंडल 80 किलोमीटर तक। अब मध्य मंडल में जाएंगे तो वापस तापमान कम होने लग जाएगा। तो देखो सौरमंडल, समताप मंडल और अब मध्य मंडल। तो सौरमंडल में तापमान में क्या आ रही थी? गिरावट आ रही थी। समताप में बढ़ रहा है। अब मध्य मंडल में वापस तापमान कम होने लग जाएगा। तो कभी भी परीक्षा में ऐसे ऐसे कथन आईएएस की परीक्षा में आते हैं कि जैसे ऊंचाई पर जाएंगे सभी मंडलों में तापमान में गिरावट आएगी, तो बात गलत हो जाएगी। इसमें तापमान कम होने लग जाता है, लगभग -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पे तापमान पहुंच जाता है। सोच के देखिए। तो पहले इंटरेस्टिंग था कि जब ऐसा पढ़ते थे स्कूल टाइम में कि ऊपर तो वो सूर्य ने सब कुछ गर्म कर रखा है, तब लगता था ऊंचाई पर सब कुछ गर्म होता होगा। पर अब समझ में आ रहा है कि यार मध्य मंडल में जाएंगे तो -100 डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाएगा, तो मतलब सारा बर्फीला मामला मिल जाएगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है, रात्रि में कुछ चमकने वाले जो बादल होते हैं, नोक्टिल हुसैन क्लाउड जिनको बोलते हैं, वो मध्य मंडल में पाए जाते हैं। 2 फैक्ट याद रखेंगे, तापमान बढ़ने लग जाएगा, ठीक नहीं, तापमान घटने लग जाएगा, बढ़ने नहीं। और रात्रि में चमकने वाले जो क्लाउड है, नोक्टिल क्लाउड, वो नोक्टिल क्लाउड मध्य मंडल में पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई? क्या याद रखेंगे? सौरमंडल में तापमान में क्या होगी? गिरावट आएगी। समताप मंडल में तापमान बढ़ने लग जाता है। क्यों? क्योंकि ओजोन फॉर्मेशन होता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। मध्य मंडल में तापमान कम होने लग जाता है और यहाँ पे तापमान कहाँ तक पहुँच जाता है? -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और यहाँ पे रात्रि में चमकने वाले नोक्टिन नुसेल क्लाउड पाए जाते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया तापमान का, मंडलों का। अब जो अगला फैक्ट है वो देखेंगे, अगला मंडल जिसके बारे में अब देखते हैं, आयन मंडल, तो जिसको बोलते हैं आयनोस्फीयर। मोटी मोटी चीज़ें यहाँ से कर रहे हैं। जो सेक्शन साइंस वाला उसको थोड़ा सा आप डिटेल से कर लेंगे, ज्योग्राफी वाला सेक्शन है इसको थोड़ा सा बेसिकली अपने देख लिया एनसीईआरटी के हिसाब से। आयन मंडल, इसको बोलते हैं आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर देखो, इसकी जो किलोमीटर में ऊंचाई 80 से लेकर लगभग 400 किलोमीटर तक, ये नहीं पूछा जाएगा। आयन मंडल है, यहाँ पे इसका नाम ही आयनीकृत के कारण पड़ा है, मतलब विद्युत आवेशित कण होते हैं। और जैसे आयनाइजेशन होता है इस मंडल में, जैसे O2 है तो O+ और O- आयनाइजेशन होने की वजह से टूटते हैं कण।
आयन आपस में टकराएंगे तो विशेष रंग का प्रकाश भी उत्पन्न होता है। आपने पढ़ा होगा ओराला बोरियोलिसिस और ओराला ऑस्ट्रेलिसिस। ओराला बोरियोलिसिस उत्तरी ध्रुव पर, ऑस्ट्रेलिसिस दक्षिण ध्रुव पर। इसका मतलब ये कि यहाँ पे आयनाइजेशन होता है, तो एक वर्ड तो आप आयनाइजेशन का याद रखेंगे। दूसरा याद रखेंगे कि साहब इसमें जो तापमान है बढ़ता है, तापमान में वृद्धि होती है। और एक चीज याद रखेंगे यहाँ पे आयनीकरण होता है। अभी क्या होगा क्या नहीं होगा यहाँ नहीं समझेंगे, आयनीकरण होगा और विशेष रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है, रंग का प्रकाश। ये उत्तरी ध्रुव पर और ये दक्षिणी ध्रुव पर। अभी इतना याद रख लें, कभी क्वेश्चन मान लो पूछ ले परीक्षा में कि ओराला बोरियोलिसिस और ओराला ऑस्ट्रेलिसिस क्या है। ये विशेष रंग का एक प्रकाश है और ये प्रकाश आयन मंडल में है, आयनीकृत कण पाए जाते हैं। आयनीकरण होने के कारण यहाँ पे तापमान में वृद्धि होती है। अंतिम बहिर्मंडल है जिसके बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं है। यहाँ पे जो जो टेम्परेचर वो खूब हाई, मतलब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच जाता है। पर एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर इस तापमान में आप अपना हाथ निकाल लेंगे यहाँ पे जाके तो हाथ जलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल ही नहीं है, तो कोई खास प्रभाव पड़ेगा नहीं आप पे। अंतिम बहिर्मंडल की बात करेंगे, फिर इस टॉपिक को खत्म करेंगे। बहिर्मंडल, ये अंतिम मंडल होता है, इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। आप यहाँ पे याद रखेंगे अंतिम बहिर्मंडल है। क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है? अगर आयन मंडल से क्वेश्चन आएगा तो इतना आएगा कि यहाँ पे तापमान बढ़ता है घटता, तो आप कहेंगे तापमान बढ़ता है। और आपने देखा होगा कि साहब अपने पहले, आजकल तो सैटेलाइट है, सैटेलाइट से पहले जो रेडियो तरंगे है यहाँ से टकरा के फिर वापस पृथ्वी पर भेजी जाती है, तो रेडियो तरंगों के लिए मंडल है बस, रेडियो तरंगे। बहुत सारी डिटेल है इसकी और भी, पर जूनियर अकाउंटेंट में एक क्वेश्चन को देखते हुए अपन इसको कर रहे हैं। ये आयन मंडल हो गया, तापमान बढ़ेगा, आयनीकरण होगा, विशेष रंग का प्रकाश उत्पन्न होगा। यहाँ पे मध्य मंडल में तापमान में गिरावट आएगी, नोक्टिनुसेल क्लाउड पाए जाते हैं। समताप मंडल में तापमान स्थिर रहता है, परंतु कुछ ऊंचाई के बाद तापमान बढ़ने लग जाता है। हवाई जहाज आदि उड़ाने के लिए ठीक है, यहाँ पे कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। और ओजोन यहीं पे पाया जाता है, ओजोन गैस। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल क्या बता दिया आपको, इसकी मोटाई बता दी, तापमान में यहाँ पे गिरावट आएगी, बादल चक्रवात कोर आदि बनते हैं, इसके ऊपरी शोक सीमा होती है। ये आपका एक बेसिक पार्ट जो इन्वायरमेंट वाला है उसको अपने किया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें सेक्शन आता है वो होता है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी। अब देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। तो इसको बोलते हैं इकोलॉजी। ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, आइकोश और लोगोश। लोगोश इसका मतलब होता है आवास, आइकोश का मतलब क्या होता है आवास, और लोगोश का मतलब क्या होता है स्टडी, पढ़ाई, अध्ययन। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र, इसको इकोलॉजी कहा जाता है। दो शब्दों से मिलकर बना होता है, आइकोश और लोगोस से। आइकोश का मतलब आवास होता है और लोगोस का मतलब होता है इसका स्टडी करना या फिर इसका अध्ययन करना। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि एक लाइन में स्टडी ऑफ होम ऑफ नेचर, नेचर का जो होम है उसका आप स्टडी करना। इसके कई सारे स्तर होते हैं, उन स्तरों को भी मैं एक बार में समझा दूं, परीक्षा में यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा।
या फिर सीधा एक टॉपिक पे चलते हैं इसी में, ये बेसिक करने के बाद में एक टॉपिक अपन देखेंगे यहाँ पे, इकोटोन। ये समझ लो इकोटोन क्या है, मोस्ट लगा के इसके, यहां से आपके परीक्षा में सवाल बनेंगे। इकोटोन, इकोटोन मान लो परीक्षा में पूछ ले आपको कि इकोटोन क्या है। इकोटोन का एक कॉन्सेप्ट है कोर इफेक्ट, कोर प्रभाव। ये दोनों शब्द आपको समझने, हेडिंग लगा के, इकोटोन। और दूसरा कोर इफेक्ट, कोर प्रभाव। देखिए जनरली क्या होता है कि आप जैसे देसी भाषा में बताऊं, यहां पे रेगिस्तान है और यहां पे जल है, सागर है, समुद्र है, इनके बीच में खूब दूरी होती है। पर ऐसा थोड़ी है कि यहां से आप यहां जाएंगे तो मरुस्थल से डायरेक्ट समुद्र थोड़ी आएगा, नहीं, मरुस्थल आएगा, इसके बाद में यहां पे कुछ दलदली एरिया आएगा, उसके बाद में सागर शुरू होगा। इसका मतलब जो दो पारिस्थितिकी तंत्र हैं, दो इकोसिस्टम जो हैं, उन दो इकोसिस्टम के बीच का जो एरिया होता है उसको बोला जाता है इकोटोन। परीक्षा में पूछे आपसे, इंपॉर्टेंट है, इकोटोन क्या है, तो आप कहना दो इकोसिस्टम जो होते हैं उनके बीच का जो एरिया, जिसे टेंशन जोन कहा जाता है, इसे इकोटोन कहा जाता है। ठीक, इसका मतलब होता है कि ये वो क्षेत्र होता है जहां पर मरुस्थल और सागर दोनों के कुछ पारिस्थितिकी लक्षण या गुण पाए जाते हैं। कुछ प्रजातियां जो हो सकता है कि मरुस्थल की हैं वो भी इधर पाई जा सकती हैं, कुछ सागरीय इकोसिस्टम की कुछ वनस्पति हैं, कुछ फ्लोरा एंड फोना, वो यहाँ पे पाया जा सकता है। इस क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि इकोटोन क्या, तो आप कहना दो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का जो संक्रमण जो क्षेत्र होता है, ट्रांजेक्शनल जो एरिया होता है, जोन ऑफ टेंशन होता है, उसे इकोटोन कहा जाता है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात याद रखनी है कि इस वाले क्षेत्र में जो वनस्पति, जो जीव जंतु जिनकी मात्रा पाई जाती है, हो सकता है कि वो इन दोनों से ज्यादा हो, इसे कोर प्रभाव बोलते हैं, कोर इफेक्ट। कोर इफेक्ट अभी लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, समय कम है, केवल समझ लो कि इकोटोन आए तो बोलना कि दो पारिस्थितिक तंत्र के बीच का क्षेत्र जहां पर दोनों के लक्षण पाए जा सकते हैं, इसे इकोटोन कहा जाता है। और इसमें जो रिच बायोडाइवर्सिटी का एरिया पाया जाता है, इसे कोर प्रभाव कहा जाता है, कोर इफेक्ट कहा जाता है। क्लियर हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, नीश, इकोलॉजिकल नीश क्या है। इकोलॉजिकल नीश, पारिस्थितिकी नीश, यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला कॉन्सेप्ट देखो, वापस आओ, कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं पर ठीक है। ये पारिस्थितिक तंत्र का बेसिक नाम आपको समझ में आ गया। पहला कॉन्सेप्ट समझा इकोटोन का, इकोटोन का। दूसरा समझा इकोटोन से जुड़ा हुआ कोर इफेक्ट। अब सेकंड कॉन्सेप्ट समझते हैं नीश, इकोलॉजिकल नीश। ये क्या होता है इकोलॉजिकल नीश। एक्चुअली क्या होता है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में जो काम मोर करता है, जो काम कौवा करता है, जो काम डॉग करता है, वो काम दूसरी प्रजाति वहां पे नहीं करती है। इसका मतलब होता है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक जंतु का जो रोल होता है, इसका मतलब होता है कि उसका जो फंक्शनल रोल है, जो कार्य है, जो काम बिल्ली करेगी वो कुत्ता नहीं करेगा, कुत्ता करेगा वो बिल्ली नहीं करेगी, बिल्ली करेगी वो गाय नहीं करेगी, गाय करेगी वो भैंस नहीं करेगी, गाय करेगी वो हिरण नहीं करेगा। इसका मतलब इनका कार्य बंटा हुआ है, देसी भाषा में समझाऊं तो मतलब इनका जो रोल है, इनकी जो भूमिका है, इनका जो फंक्शन है वो यूनिक होता है। और इस यूनिक फंक्शन को उसका नीश कहा जाता है, इकोलॉजिकल नीश कहा जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में दो प्रजातियों का, मैं लिखता हूं यहां पे, नीश क्या होता है तो आप ये बताएंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र में तंत्र में
एक प्रजाति का की कार्यात्मक भूमिका फंक्शनल रोल नीस क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रजाति की कार्यात्मक भूमिका फंक्शनल रोल क्या कहलाता है? उसका नीश कहलाता, नीश, इकोलॉजिकल नीश। मान लो एक कथन दे दे, वो दे दे कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में दो प्रजातियों का सेम नीश हो सकता है, तो स्टेटमेंट रोंग होगा। कैसे? कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक जो प्रजाति है, एक प्रजाति मतलब दो प्रजाति जो है, दो प्रजातियों का एक नीश नहीं हो सकता, वरना एक खत्म हो जाएगी, नहीं हो सकता। पर दो पारिस्थितिकी तंत्र है, मतलब एक जैसे इंडिया की बात करें और एक यूएसए की बात करें, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो रोल टाइगर का हो, वो यहाँ पे भेड़िए का रोल हो सकता है। पर यूं नहीं कि जो टाइगर का रोल है वो इस पारिस्थितिक तंत्र में किसी दूसरे जानवर का, जैसे हो सकता है कि लॉयन का जो है या फिर डियर हिरन का जो है वो नी सेम हो ना। जो काम टाइगर का वो टाइगर का ही रहेगा, जो काम हिरन का वो हिरन का रहेगा, जो काम लॉयन का वो लॉयन का ही रहेगा, वरना एक नष्ट हो जाएगी, एक प्रजाति। क्लियर हो गया क्या? दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए। पहला कॉन्सेप्ट आपको इकोटोन समझा दिया, दूसरा इकोलॉजिकल नीश समझा दिया। ये नीश आ सकता है कि नीश से संबंधित कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। याद रखना भाई, आपके घर में जो रोल मम्मी का है वो पापा का नहीं हो सकता, पापा का है वो भाई का नहीं हो सकता, भाई का जो दादाजी का नहीं हो सकता। इसका मतलब है देसी भाषा में कि हर एक व्यक्ति का, हर एक इंडिविजुअल का जिस प्रकार से रोल होता है, ठीक ऐसे ही पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक प्रजाति का जो फंक्शनल रोल है, वो फंक्शनल रोल सेपरेट होगा, अलग अलग होगा, एक नहीं होगा। बात समझ में आ गया? ये दो कॉन्सेप्ट समझने के बाद में तीसरा कॉन्सेप्ट है, वो है पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य क्या है। यहां से क्वेश्चन आएगा, तो अगली हेडिंग डालो पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं अभी आपको, जैसे जूनियर अकाउंटेंट में जो पेपर सेकंड है उसमें जो 6 सब्जेक्ट है, RSR है, GF&R है, बिजनेस है, ऑडिट है, अकाउंट है और इकोनॉमिक्स है, इनके लिए टेस्ट सीरीज शुरू करी है, जो संडे आ रहा है 2-3 दिन बाद में। उस टेस्ट सीरीज में टोटल 6 फुल लेंथ के टेस्ट होंगे। तो आप चाहो तो इंडियन एजुकेटर ऐप डाउनलोड करो, उस पर 6 टेस्ट आप देंगे, उनका सबका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा कि उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट में, पहले टेस्ट हुआ 150 क्वेश्चन का, उसमें सारे के सारे तो लगभग उसका वीडियो सॉल्यूशन में लगभग एक टेस्ट में 500 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ऐसा करके कोशिश कर रहे हैं कि 6 के जो 6 सब्जेक्ट उनका वापस एक बार रिवीजन कर ले भाई। RSR GF&R जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा उनको अच्छे से करवाई दिया, 6 सब्जेक्ट का जो सेकंड पेपर का ले रखा उन्होंने कर ही लिया। अब भी कोई लेना चाहता हो ले सकते हैं, और कहीं और से पढ़ रहे हैं तो वहाँ से भी ले सकते हैं, वहाँ से लीजिए। या टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करते हैं तो आपको मेरे हिसाब से तो खूब फायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, बाकी आपकी मर्जी। अब बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र के कार्य की। पारिस्थितिक तंत्र के कई सारे कार्य हैं, जैसे पहला इसमें देखेंगे, मतलब कार्य इन द सेंस कौन कौन सी चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले करेंगे ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो। ठीक है, देखो ये वाले सारी की सारी चीजें अगर याद आ रहा है तो, ऊर्जा प्रवाह, खाद्य जाल व खाद्य श्रृंखला पढ़ेंगे, पिरामिड पढ़ेंगे, जैव संचयन जैव आवर्धन पढ़ेंगे और नाइट्रोजन चक्कर पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये सारे के सारे जो चीजें हैं आप इधर लिख लो, आपस नहीं लिखना पड़े। कार्य में ऊर्जा प्रवाह देखेंगे, खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला देखेंगे,
पिरामिड देखेंगे, जैव संचयन, जैवावर्धन और नाइट्रोजन चक्कर। तो अगर सिलेबस की बात वापस से करें तो देखो ये वाला बताया था, इसमें इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी किया। फिर मैंने आपको बताया कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में पर्यावरण पारिस्थितिकी में जैविक घटक, अजैविक घटकों की बात, स्थल मंडल के बारे में, जल मंडल के बारे में, वायुमंडल के बारे में। तो इसमें केवल वायुमंडल अभी पढ़ना अपन को। पारिस्थितिक तंत्र की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने बात कर ली, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला अब देखेंगे और नाइट्रोजन चक्कर अब देखेंगे। कुल मिला के देखो 2 घंटे में आपका लगभग ये वाला सेक्शन पूरा हो गया। ऐसे ही बायोलॉजी का सेक्शन कर लेंगे तो आपके एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर देखो पारिस्थितिकी के बारे में जान लिया, इकोलॉजी, इसमें वनस्पति, जीव जंतु, अर्नेस्ट हेक्कल के बारे में आपको पता रहना चाहिए, ये डिटेंसले के बारे में पता रहना चाहिए। पर्यावरण में ये वाली चीजें आएंगी, उसके भाग आएंगे, कंपोनेंट आएंगे जिनके बारे में बात करी। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या आएगा, इसके जैविक घटक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक आएंगे। अजैविक घटक में ऊर्जा, मृदा और जल के बारे में जाना। कार्य, ऊर्जा प्रवाह, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, पिरामिड, जैव संचयन, नाइट्रोजन चक्कर, ये वाला अपन डिस्कस करेंगे। पर्यावरण में गैसीय आवरण, इन्वायरमेंट, फिर इन्वायरमेंट में तीनों चीजें, घेरा है वायु का, जैविक और अजैविक घटक दोनों शामिल होते हैं। वायुमंडल, वायुमंडल का संगठन, उसके बाद में इसकी स्ट्रक्चर। टेबल आपको परीक्षा के लिए बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। मंडल के बारे में तो क्वेश्चन शायद ही पूछे, ये टेबल आपको पढ़ के जानी है। यहां से एक क्वेश्चन तो पक्का हो गया, टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे। एक ये जलवाष्प पर इनका तो क्या ही पूछेगा। क्षोभ मंडल, ये मंडल के बारे में एक क्वेश्चन है तो देख लेना। ये वाला डोब्सन इकाई किसकी है, ये वाला थोड़ा ध्यान रखना ओजोन के लिए। सप्ताह मंडल हवाई जहाज के लिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पे कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। मध्य मंडल के बारे में थोड़ा सा देख लिया। नोक्टिनुसेल क्लाउड कहाँ पे पाए जाते हैं, मध्य मंडल में पाए जाते हैं। आयन मंडल के आयनोस्फीयर कहा जाता है। बोरियोलिस और ऑस्ट्रेलिस के बारे में जानना है, और आयनीकरण यहाँ पे होता है, और रेडियो तरंगों से संबंधित ये मंडल है। पारिस्थितिक तंत्र में ये इकोटोन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन यहाँ से, और कोर प्रभाव, तो एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया। इकोटोन कोर प्रभाव जान लिया, ये याद रखना अच्छे से। फिर नीस के एक क्वेश्चन यहाँ से, एक पिरामिड से, एक ऊर्जा फ्लो से, और एक खाद्य श्रृंखला से, एक नाइट्रोजन से। टोटल 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। ज़्यादा रामायण तो फिर ये 15 घंटे का, तो इतना आपको अभी समय नहीं है। कार्य पहले ऊर्जा प्रवाह हो जाएगा, एनर्जी फ्लो के बारे में जान लेंगे, फूड वेव के बारे में जान लेंगे, पिरामिड्स के बारे में जान लेंगे। ये वाला ये कार्य में आपको देख लेना है। सबसे पहले याद करना ऊर्जा प्रवाह को, एनर्जी फ्लो। यहाँ से एक लाइन पूछता है परीक्षा में, वो बता देता हूँ। एनर्जी फ्लो, ऊर्जा प्रवाह। फ्लो ऑफ एनर्जी। देखिए इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का एक आरएस के लिए बड़ा मैराथन और करवाया पड़ा है, पर अभी उसको भी नहीं देखेंगे, आप नहीं देखना है। जो इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ ये पढ़ के जानी है परीक्षा में, क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से निकल जाएगा। अच्छा एक ध्यान रखना आपको, ऊर्जा प्रवाह से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, एनर्जी फ्लो से। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में एक होते हैं उत्पादक, एक होते हैं उपभोक्ता, और एक होते अपघटक। ये प्रोड्यूसर होते हैं, ये कंज्यूमर होते हैं, ये डिकम्पोजर होते हैं, पीसीडी होता है। उत्पादक में सारे हरे पेड़ पौधे जो है वो सारे आएंगे, उत्पादक ये उत्पादन करते हैं। और ये ट्रॉफिक लेवल 1 होता है, पोषण का स्तर फर्स्ट है, याद रखना, पोषण स्तर 1, ये सारा उत्पादन करते हैं। और जो शाकाहारी जो होते हैं, शाकाहारी वो फिर प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। मांसाहारी जो होंगे वो द्वितीय उपभोक्ता हो जाएंगे। और फिर अपघटक, अपघटक का मतलब जो सर्वोच्च उपभोक्ता होता है उसकी नेचुरल डेथ, फिर अपघटन होता है उसका। तो इसे ऊर्जा प्रवाह का क्या संबंध है, ये संबंध है कि मान लेते हैं एक पेड़ में, ये देसी भाषा में 100 केजी ऊर्जा थी, ये समझे आप, ऐसा समझेंगे। एक थ्योरी है लिंडमैन थ्योरी, ये
हर चीज बताना बहुत टाइम लग जाएगा। लिंडमैन एक थ्योरी है, इन्होंने, इन साहब ने बताया कि 100 केजी मान लो किसी चीज में एनर्जी है, ऊर्जा है, ये केजी वेजी नहीं होता है, बस समझने के लिए, उसका केवल और केवल, जैसे मान लो इस पेड़ को बकरी ने खाया, 100 में से बकरी के पास में केवल 10 ही गया, समझ में आ गया ना। तो इसका मतलब है कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है, एक दिशा में होता है। और लिंडमैन थ्योरी के अनुसार केवल और केवल 10% एनर्जी का ही ट्रांसफर होता है। ये 2 लाइन यहां से याद रखेंगे जो परीक्षा में आएंगी आपको, बाकी सारा भूल जाओ यहां से। एक तो लिंडमैन थ्योरी याद रखेंगे, लिंडमैन साहब ने बताया क्या कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो कैसा होता है, एक दिशीय। देखिए ये क्वेश्चन आएंगे, फिर मैं जब सॉल्यूशन कराऊंगा तो बताऊंगा कि अपन ने डिस्कस किया था, इसके अलावा नहीं पढ़ना अभी आपको। एक बार एक दिशीय होता है, एक दिशीय, एक दिशीय मतलब ऐसा नहीं है कि घास को बकरी ने खाया तो बकरी की ऊर्जा घास में चली गई, नहीं, घास की ऊर्जा ही बकरी में आएगी, बकरी की ऊर्जा हिरण में चली जाएगी, हिरण की ऊर्जा शेर में, पर केवल 10% ही जाएगी, इसका 10%, फिर इसका 10%, फिर इसका 10%, ऐसे ऐसे जाएगी। ठीक, तो ये जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है। और दूसरी लाइन यहां पे याद रखनी है कि 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अब ऐसे ऊर्जा के पिरामिड आएंगे, वो आगे एक ठीक लगा के याद करवा दूंगा। ऊर्जा का प्रवाह लिंडमैन, प्रवाह एक दिशीय, 10% ऊर्जा स्थानांतरण। बात समझ में आ गया क्या? ये आपको याद रखना है। ठीक, ये हो गया आपका एनर्जी फ्लो, ऊर्जा प्रवाह। क्वेश्चन आएगा तो एक कौन सा, लिंडमैन, प्रवाह और 10%। इसके बाद में अपन देखेंगे फूड चेन और फूड वेब। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दूसरा देखेंगे, देखो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, ये ऊर्जा वाला समझ में आ गया। खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला आपने देख लिया। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में अपने ऊर्जा एनर्जी फ्लो देख लिया। अब देखेंगे खाद्य जाल क्या होता है और खाद्य श्रृंखला क्या होती है। तो हेडिंग लगाते हैं खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला की। क्या होता है, इसको आप पहले श्रृंखला को समझे, खाद्य श्रृंखला। क्वेश्चन निकलेगा यहां से, और श्रृंखला भी ऐसे लिखा जाएगा, हिंदी में ये भी आ सकता है। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि एक श्रृंखला बनाते हैं, सबसे पहले बनाते हैं अपने, मुझे तो एक ही पेड़ का ही चित्र बनाना आता है, तो उसको आप घास समझे या पेड़ समझे। फिर इधर मैंने लिखा बकरी, यहां पे मैंने लिखा हरिण मतलब हिरन, और यहां पे मैंने लिखा शेर। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको समझे। तो खाद्य श्रृंखला, फूड चेन ये कहती है कि बहुत, अब एक कंसंट्रेट करेंगे, ये होता है उत्पादक, और ये सारे के सारे उपभोक्ता हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, ये द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, और ये तृतीयक उपभोक्ता हो गया। पर परीक्षा में एक क्वेश्चन और देता है जो मुझे तो हमेशा कंफ्यूज करता था, पोषण का स्तर पूछ ले, पोषण स्तर। तो जो उत्पादक जो है यहां पे, ये पोषण का स्तर पहला है। अपन जनरली प्राथमिक को पोषण स्तर फर्स्ट मान लेते, नहीं, पोषण का स्तर फर्स्ट है T1, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया T2, द्वितीय उपभोक्ता हो गया T3, और ये हो गया T4। ऐसे ये पोषण के स्तर है। बात समझ में आ गया क्या?
इसका मतलब ये होता है, और इसमें एनर्जी फ्लो बता दिया कितना परसेंट जाएगा, तो 10%। मान लो परीक्षा में ये पूछ ले कि खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला क्या है। श्रृंखला का मतलब ये होता है कि उत्पादक से लेके और अंतिम उपभोक्ता तक जो श्रृंखला बनती है, खाने की श्रृंखला, कौन किसको खाएगा, देसी भाषा में इसको बोलते हैं फूड चेन। अर्थात ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है, ऊर्जा स्थानांतरण कहां से कहां, ऊर्जा का स्थानांतरण एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल तक जो क्रम बनेगा, जो श्रृंखला बनेगी, इसको खाद्य श्रृंखला बोलते हैं, खाने की श्रृंखला, कौन किसको खाएगा। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर बकरी को भेड़िया भी तो खा सकता है, वो खाद्य जाल बन जाएगा आगे, पर अभी खाद्य श्रृंखला समझते हैं। तो खाद्य श्रृंखला आपको समझ में आ गई। खाद्य श्रृंखला दो प्रकार की होती है, एक होती है चारण खाद्य श्रृंखला, चरने वाली ग्रेजिंग की, और एक होती है डिटोटेट की, मतलब अपघटक की, आप समझे। तो खाद्य श्रृंखला, फिर आगे पूछेगा खाद्य श्रृंखला के प्रकार कितने होते हैं, तो लिखेंगे खाद्य श्रृंखला के प्रकार। ये दो प्रकार की होगी, एक ग्रेजिंग मतलब चारण खाद्य श्रृंखला, चरने वाली, और एक एक जिसको आप बोल सकते हैं डीकंपोजर, अपघटन। अपघटन, ये जो चारण खाद्य श्रृंखला, ये तो यही है, पहले घास आएगा, वो मुझे एक पेड़ का चित्र आता है बस ऐसे, ये पेड़, फिर यहाँ पे बकरी, यहाँ पे हरिण, यहाँ पे शेर, ये तो होगी चारण खाद्य श्रृंखला जो उत्पादक से शुरू होगी, और आगे 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 जाती जाती चली जाएगी, ये होती है चारण खाद्य श्रृंखला। अपघटक कौन सी होती है, ये मृत जीवों से शुरू होती है, मरे जानवरों से शुरू होती है, और फिर सूक्ष्म जीवों से जाती है, इस प्रकार जाती है। ये मृत जीवों से शुरू होती है, मृत जीवों से, ये मृत जीवों तक जाती है, और ये मृत जीवों से शुरू होती है। दो बातें याद रख लेना, अभी परीक्षा में आएगा तो बस इतना पूछ लेगा, ट्रॉफिक लेवल वाली बात, एनर्जी फ्लो। अब यहीं पे मैं खाद्य जाल समझा देता हूं इसी डायग्राम से। खाद्य जाल, देखिए ये बकरी है, अब बकरी को हो सकता है भेड़िया खा जाए, भेड़िए को शेर खा जाए, फिर और ले लेते, इधर ले लेते, जैसे मान लो बिल्ली, बिल्ली से फिर कुत्ता, कुत्ते को शेर। इसका मतलब ये है कि ऐसे कोई जरूरी थोड़ी है कि ये जानवर सारे सिस्टम से चलेंगे कि ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, जो जिसके हाथ में लगे उसको खा जाएगा, छुट्टी। या हो सकता है कि बकरी को सीधा शेर खा जाए। इसका मतलब देखो ये जाल सा गूंथ रहा है, कौन किसको क्या खा जाए। शेर को तो कोई नहीं खाएगा भाई, शेर तो सर्वोच्च उपभोक्ता है, पर इनको जो जाल गूंथ रहा है, इसी जाल का नाम खाद्य जाल है। तो बस परीक्षा में क्वेश्चन खाद्य श्रृंखला से पूछेगा, न कि जाल से। क्या कहेंगे आप, कहेंगे कि सर जो एनर्जी का जो फ्लो होता है, एनर्जी फ्लो वो एक दिशा होता है। यहां तक बात समझ में आ गई, मतलब उत्पादक से शुरू होकर अपघटक तक जो श्रृंखला चलेगी उसे श्रृंखला कहते हैं, पर ये आपस में गुत्थी हुई होती है, इसलिए इस गुत्थी हुई श्रृंखला को क्या कहा जाता है, खाद्य जाल कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है आप बताना सर। खाद्य श्रृंखला दो प्रकार की होती है, चारण खाद्य श्रृंखला और एक अपघटन खाद्य श्रृंखला। अब एक कॉन्सेप्ट आता है आपके पिरामिड का, इससे फास्ट मेरे से नहीं करवाया जाएगा, मैंने खूब फास्ट में आपको चीजें करवा दी हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। अब बात करते हैं पिरामिड। सबसे अच्छा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहां पे लगा लो आप पिरामिड से, पक्का स्टार, एक क्वेश्चन पिरामिड। और ये बहुत कंफ्यूज करते, 40 सेकंड ये एक ट्रिक लगाएंगे, पिरामिड सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, देखिए पिरामिड जो होते हैं, पिरामिड ये 3 प्रकार के बनते हैं। एक होता जैव भार का पिरामिड, जैव भार, बायोमास,
एक बनता ऊर्जा पिरामिड और एक बनता संख्या पिरामिड। एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक ये है कि मान लो परीक्षा में पूछ ले कि कौन सा पिरामिड उल्टा बनेगा, कौन सा सीधा बनेगा, यहां पे कंफ्यूज करता है। देखो जो बीच में मैंने लिखा है बीच वाला, ये बीच वाले पिरामिड हमेशा सीधे बनेंगे। इसका मतलब ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे बनेंगे। तो फिर जैव भार के और संख्या के, मैं अभी के लिए बता देता हूं कि जैव भार के पिरामिड भी सीधे बनेंगे और संख्या के पिरामिड भी सीधे बनेंगे, छोड़कर एक एक को। एक एक का मतलब यह है कि देखो, अब वापस समझा देता हूं 1 मिनट में। पिरामिड की बात आती है तो ध्यान रखेंगे, पिरामिड 3 प्रकार के, जैव भार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड और संख्या का पिरामिड। याद रखेंगे ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे बनेंगे, और अभी के लिए इतना भी याद रख लेंगे कि जैव भार के पिरामिड भी सीधे बनेंगे और संख्या के पिरामिड भी सीधे बनेंगे, पर इनमें एक एक उल्टे बनते हैं। इसमें एक उल्टा बनेगा और इसमें एक उल्टा बनेगा। कैसे याद रखेंगे? याद रखना, संख्या जो हो पेड़ पर उल्टी लटकती है। संख्या कहां पे उल्टी लटक गई? पेड़ पर। इसका मतलब संख्या के पिरामिड सीधे बनेंगे सारे, छोड़कर पेड़ को। परीक्षा में आएगा ये। जैव भार, जैव भार ऐसे याद रखेंगे कि जो पानी है, समुद्र है भाई, ऐसे याद रखें जैव भार को बायोमास भी बोलते हैं। मास पानी में उल्टा हो जाता है, तो समुद्र में भार उल्टा हो जाएगा, याद रखेंगे। बस 2 ही चीजें याद रखनी है, पेड़ पर संख्या उल्टी लटकी हुई है और समुद्र में जैव भार उल्टा है। बस बाकी सारे पिरामिड सीधे बनते हैं। कौन से पिरामिड सीधे, कौन से उल्टे कर देंगे आप। पिरामिड, जैव भार का पिरामिड सारे सीधे बनेंगे छोड़कर समुद्र को। ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे बनते हैं। संख्या के पिरामिड पेड़ संख्या पर उल्टी लटकी हुई है। इसके अलावा आपको कोई याद रखने की जरूरत ही नहीं है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, इसका मतलब आपको ये पिरामिड भी समझ में आ गया। अब इसमें कितनी भी माथाफोड़ी करो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप लगा के देख लीजिए। ठीक, अब 2 कॉन्सेप्ट और है, एक है जैव संचयन और एक है जैव आवर्धन। वो और समझा देता हूं अभी। जैव संचयन और जैव आवर्धन। बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। किसी चीज का मैग्नीफाई हो जाना, किसी चीज का एक्यूमुलेट हो जाना। इसका मतलब कि जैसे मान लो आपको ऐसे बताऊं कि अपन पानी में कोई प्रदूषक डाल दें। पानी में प्रदूषक का मतलब होता है कि जैसे जल है अपना, और इस जल में आपने कोई प्रदूषक डाल दिया और उस प्रदूषक को किसी मछली ने खा लिया, और वो मछली में पच नहीं रहा। obvious बात है, प्रदूषक है तो पचने में डीडीटी की बात कर लेते हैं। तो इस मछली में जो ये प्रदूषक जो जमा हो रहा है उसको जैव संचयन बोलेंगे, याद रखना। ये छोटी मछली थी, इसको किसी बड़ी मछली ने खाया, इसको बड़ी मछली ने खाया, इसको और बड़ी मछली ने, उसको मनुष्य ने खा लिया। अब सोच के देखिए, इसमें इतना जहर था, इसने 5 छोटी छोटी मछली को और खाया तो इसमें इतना पैदा हो गया। इसको और बड़ी ने खाया तो इसमें बहुत ज्यादा जहर इकट्ठा हो गया। इसको इसने खाया तो इसमें और ज्यादा हो गया। इसको मनुष्य ने खा लिया तो मनुष्य में कितना जहर इकट्ठा हो गया। इसको जैव आवर्धन बोलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को परीक्षा में याद रखिए, क्वेश्चन ठीक चला जाएगा। तो आपको जैव संचयन पूछे, जैव आवर्धन पूछे, आप इसको आराम से करके आ जाएंगे, याद रखेंगे। जैव आवर्धन और 4 चीजों पर निर्भर करता है बेसिकली, पर मुझे लगता नहीं कि जूनियर अकाउंटेंट के लिए जरूरी है। एक दीर्घ स्थायित्व है, समय बहुत होना चाहिए। एक इसकी गतिशीलता होनी चाहिए, एक इसकी वसा में विलेयता होनी चाहिए, एक इसकी सक्रियता होनी चाहिए। 4 पॉइंट है, याद रखो तो रख लो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। अंतिम पॉइंट आपके सिलेबस का बचता वो है नाइट्रोजन चक्र। इतना आप पढ़िए चले जाइए, रिवीजन कर लीजिए, फटाफट क्वेश्चन निकल जाएंगे। नाउ मूव टू नाइट्रोजन साइकिल। इसको भी अपन 10 मतलब 2-5 मिनट में कर लेंगे। नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र क्या होता है? नाइट्रोजन चक्र कितने चरणों में होता है? चरण पूछता है एग्जाम में, उनकी बात कर लेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि अपना जो इन्वायरमेंट है ना, पर्यावरण है, उसमें आपको पता है कि 78% नाइट्रोजन पाई जाती है।
पर मनुष्य और जो पादप हैं ये कभी भी जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन उसका सीधा उपयोग नहीं कर पाते हैं। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन उसका सीधा यूज नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि इसको किसी और रूप में बदलना पड़ेगा, इसको नाइट्राइट में बदलना पड़ेगा। नाइट्रोजन को किस में बदलना? नाइट्राइट में। इसी का नाम नाइट्रोजन चक्र है। नहीं समझे क्या? इसका मतलब कि बहुत सारी नाइट्रोजन घूम रही है वातावरण में, पौधे बेचारे तरस रहे हैं कि इसका हम यूज कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है कि उस नाइट्रोजन का पौधे और मनुष्य सीधा उपयोग नहीं करेंगे, इसका उसका रूप बदलना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? जैसे वो वैसी प्रक्रिया की दूध है और इसको आप मान लो सब्जी में खटाई के रूप में डाल के खाना चाहते हैं, तो दूध सीधी खटाई के रूप में नहीं होगा, उसका दही जमाना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन जो वायुमंडल में घूम रही है वो तो दूध है, उसका दही बना लेना, जिस प्रक्रिया से बनेगा दही बनना नाइट्राइट हो गया, ये जिस प्रक्रिया से बनेगा उसको चक्कर कहा जाता है। बस इतना ही है। तो दूध और दूध से आपको बनाना दही, क्योंकि दूध का सब्जी में सीधा आप उपयोग नहीं कर पाएंगे तो दही बनाना पड़ेगा। ये तो है नाइट्रोजन जो वायुमंडल में घूम रही है, और दही है नाइट्राइट। तो नाइट्रोजन को नाइट्राइट में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको, वो जिस चक्कर से चलती है उस चक्कर को नाइट्रोजन चक्कर कहा जाता है, और ये 4 चरणों में पूरी होती है। ये नाइट्रोजन चक्र आपका पूरा हो जाएगा। चलिए, समझ में आ गया? तो देखो अपने फास्ट तो बहुत किया है, फास्ट तो खूब किया है। अब देखते हैं नाइट्रोजन चक्कर। चक्कर के चरण पूछेगा आपको, नाइट्रोजन चक्कर। अगर नोट्स की वैसे जरूरत पड़े तो मुझे तो लगता नहीं कि पड़ेगी, फिर भी आप इंडियन एजुकेटर का टेलीग्राम का चैनल है, नीचे लिंक दिया होगा महेश भास्कर के नाम से, उसको सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, उस पर आपको मिल जाएंगे नोट्स वगैरह। ठीक। और इंडियन एजुकेटर ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे तो उस पर आपको कोई कोर्स वगैरह आपको कभी लेना हो तो ले लेना से, है ना। तो आपको समझना नाइट्रोजन चक्कर, जो पौधे होते हैं और जो प्राणी होते हैं वो नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब होता है कि इसके कुछ चरण होते हैं, और ये चरण आपको 4 समझ लेने हैं। पहले लिखता हूं कि नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं होता है, वरना तो बहुत सारी वायुमंडल में घूम रही है, नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं। तो चरण होते हैं इसके, और वो कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। इन 4, मुझे तो लगता है कि ये चरणों से ही क्वेश्चन पूछ लेगा आपको। पहला चरण होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जो वायुमंडल में घूम रही है उसको बहुत सारे ब्लू एल्गीज होते हैं, नील हरी शैवाल होते हैं, या फिर ये आपके ल्यूग्यूमिनस प्लांट आपने देखे होंगे। अभी टेक्निकली नहीं फंसाएंगे, मैं देसी भाषा में आपको चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहला चरण है नाइट्रोजन चक्र में, सबसे पहला नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा जो चरण है वो याद रखना, अमोनीकरण। इसको अमोनिफिकेशन बोलते हैं। दूसरा चरण अमोनीकरण, अमोनिया है ना, अमोनीकरण। ये लो 2 चरण तो याद हो गए। पहला नाइट्रोजन को पकड़ के फिक्स करेंगे, फिर अमोनीकरण आएगा। तीसरा फिर उसको नाइट्रीकरण करेंगे। ये 3 चरण तो पूरे हो गए। नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण जब हो गया तो इसका उल्टा कर देंगे, विनाइट्रीकरण। अब देखो क्या करता है परीक्षा में, आपको कहेगा सीक्वेंस से सेट करो इनको, तो फिर ऊपर नीचे देगा। तो याद रखना पहला नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा। 3 तो नाम नाइट्रोजन के ही है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण। बात समझ में आ गई क्या? तो ये देखो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, पहले फिक्सेशन होगा, फिर अमोनीकरण होगा, फिर नाइट्रीकरण होगा, फिर विनाइट्रीकरण होगा। तो FANV याद रखना। याद हो गया? चारों चरण याद करो। चारों चरण याद हो गए तो फिर आपका काम बन जाएगा।
सबसे पहले स्थिरीकरण को समझेंगे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, किसके द्वारा किया जाता है, कैसे किया जाता है। फिर अमोनीकरण कैसे होता है, नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण। चारों चरण याद हो गए क्या? नाउ मूव टू नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये क्या होता है कि नाइट्रोजन जो अवेलेबल है वायुमंडल में, इसको यौगिक के रूप में बदल लेना बस। तो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में बदल लेना, मतलब NO2 है, देखो 2 मिनट में टॉपिक ही पूरा हो जाएगा, याद हो जाएगा आपके। NO2 है, NO3 में बदल लेना, बात समझ में आ गया? या फिर NO2 और NO3 बदल लेना, नाइट्रोजन को NO2 और NO3 में बदल लेना, नाइट्रोजन यौगिकों में बदल लेना। कौन कौन करता है? ये राइजोबियम करेगा, नील हरी शैवाल करेगा। या फिर बिजली जब चमकती है आकाश में, वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए उत्तरदायी होती है। तो इस चरण में क्या होगा, जो नाइट्रोजन वायुमंडल में घूम रही है उस नाइट्रोजन को यौगिक में बदल देना, नाइट्रोजन यौगिक। यौगिक में ये कौन कौन बदल सकता है? ये एक तो नील हरित शैवाल बदल देंगे, याद रखना इन वर्ड को, नील हरित शैवाल। एक बदल सकते हैं आपके राइजोबियम बैक्टीरिया, बीएम बैक्टीरिया जीवाणु। और एक जो लाइटिंग होती है, जब आकाश में बिजली चमकती है, वो भी किसके लिए उत्तरदायी है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। ये आपको याद रखना है। दूसरा होता है अमोनीकरण, मतलब अमोनिया निर्मित हो जाना, समझ में आ गया ना? तो दूसरा चरण कौन सा होता है? अब इनमें गहराई में तो देखो जाएंगे नहीं, जरूरत भी नहीं है। अमोनीकरण तो क्या हो जाना? अमोनिया। तीसरा जो चरण है, अब अमोनीकरण जो चरण है, इसको बेसिकली तो यूं मान के चलिए कि इस वाले का नेक्स्ट चरण ही है अमोनीकरण। नाइट्रोजन फिक्सेशन का अगला चरण अमोनीकरण है। तीसरा जो चरण है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो नाइट्रीकरण, और यहां आप यूज करना शुरू कर देंगे। तो तीसरा चरण नाइट्रीकरण है। चरण याद रख लेना आप तो बस, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण, ये नाइट्रीकरण 2 चरणों में हो जाएगा। पहला कौन सा था? फिक्सेशन, अमोनीकरण, और तीसरा नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण इसका मतलब है कि नाइट्रेट में बदल लेना। पहले अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रीकरण, अमोनिया, फिर नाइट्राइट। तो इतना याद रखना कि नाइट्राइट में बदलना, बस नाइट्राइट में। और नाइट्राइट में बदलने के लिए 2 चरण है, नाइट्रोमोनस और एक नाइट्रोबैक्टर, ये जीवाणु होते हैं। तो पहला नाइट्रोमोनस, ठीक है, और दूसरे आप याद रखेंगे नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, तो जो अमोनिया थी उसको नाइट्रेट में बदल दिया, और फिर जो ट्राइट था, नाइट्रेट था, उसको नाइट्राइट में बदल दिया। तो ये नाइट्रीकरण है, मतलब नाइट्राइट में बदल देना। तो नाइट्रोजन को नाइट्राइट में बदलने की प्रक्रिया, नाइट्राइट। और अंतिम जो चौथा चरण है, उस चरण का नाम है विनाइट्रीकरण। जो सीडोमोनास जो बैक्टीरियाज हैं, ये पहले नाइट्राइट, फिर नाइट्रेट, उसके बाद में इसके ऑक्साइड बनाएंगे, इसके बाद में नाइट्रोजन बना देंगे वापस। मतलब जो नाइट्रोजन का आपने फिक्सेशन किया था वापस वायुमंडल में मुक्त कर देंगे। इसको बोलते हैं विनाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण। ये चरण हो गए आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन के। बात समझ में आ गया? तो कुल मिला के याद रखना है आपको कि साहब सबसे पहले स्थिरीकरण होगा, अमोनीकरण होगा, नाइट्रीकरण होगा, विनाइट्रीकरण होगा। ये चारों चरण है। मुझे तो बेसिकली ऐसा लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाना चाहिए। और बहुत आपको क्लियरिटी की अगर अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक है। कुल मिला के इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले सेक्शन में आप इतना पढ़ के जाएंगे। 5 सवाल है तो मेरे हिसाब से 4 सही कर लेंगे। फिर भी चलो देखते क्या होता है। आगे जो करेंगे अपन वो करेंगे अप्लाइड वाला सेक्शन, टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।